राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो, वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, जिसको हम द लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर भी कह सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट में हमने कवर अप किए थे 2 पॉइंट्स और आज हम कवर अप करेंगे रिमेनिंग 2 पॉइंट्स। लेकिन उससे पहले पिछली वीडियो का सबसे पहले एक बार गो थ्रू करके रिविजन कर लेते हैं। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर इज ऑल्सो नॉन एज द लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही किया कि हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को हम लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर भी बोल सकते हैं। दिस इज फॉर्मुलेटेड बाय फेमस होम्योपैथ डॉक्टर हेरिंग। ये डॉक्टर हेरिंग ने फॉर्मुलेट किया था ये लॉ को। He is also called as the father of American homeopathy. According to this law, in a patient would receive the simillimum remedy, the cure takes place from above downward, from within outward, from the most important organ to less important organ and in the reverse order of appearance of symptoms. उनके अकॉर्डिंग अगर किसी पेशेंट को सिमिलिमम मेडिसिन दी जाए तो क्योर किस डायरेक्शन में टेक प्लेस होगा। तो सबसे पहले तो क्योर है वो अबाउट टू डाउनवर्ड्स वे में, विद इन टू आउटवर्ड्स वे में, मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन से लेस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन तक और रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स में। लेकिन ये पॉइंट्स को अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। In the writings of Hahnemann, we observe that when cure takes place, the symptoms disappear in reverse order of their appearance. The symptoms that appeared first will be the last one to disappear. The reoccurrence of all symptoms after administering a remedy is a good indication. जब भी कोई भी सिम्टम है, जो पुराना सिम्टम है चला गया था लेकिन आपने सिमिलर मेडिसिन दी और वो सिम्टम रीअपियर हो रहा है, तो it is a good indication. Such condition in a patient shows that the cure is inevitable. It was the genius of Hering which made us to understand the process of cure and direction of cure. The Hering's law of cure for a homeopath is like a compass to navigator and sailor. Through the law seems to appear in 4 steps. Each step explains the same process of cure. वैसे ये law के 4 steps है, लेकिन यहाँ पर हर step जो है वो सेम प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहा है। दिस एग्जाम्पल दैट आर गिवन बिलो आर ओनली फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो ये जो एग्जाम्पल्स है जो नीचे दिए गए हैं वो हमारी बेटर कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग द लॉ कैन एक्सप्लेन एज बिलो। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डायरेक्शन ऑफ क्योर, द क्योर मस्ट टेक्स प्लेस फर्स्ट फ्रॉम अबव डाउनवर्ड. We have discussed this point. Let's revise this. When a simillimum is administered to a patient, the annihilation of symptoms will take place from the proximal anatomical part to distal anatomical part. Proximal यानी कि जो सबसे नज़दीक का पार्ट है। सपोज कि एक हैंड की हम एग्जांपल लें तो शोल्डर है वो प्रॉक्सिमल पार्ट है और जो फिंगर्स है वो डिस्टल पार्ट है। तो जब भी हम सिमिलर रेमेडी किसी पेशेंट को देंगे तो जो सिम्टम्स है वो प्रॉक्सिमल पार्ट से डिस्टल पार्ट पे शिफ्ट होंगे। तो हमने ये एक हैंड के एग्जांपल से सीखा, वैसे ही मतलब जो भी सिम्टम्स जहाँ पर भी है वहाँ पर प्रॉक्सिमल पार्ट से वो डिस्टल पार्ट पे शिफ्ट होंगे। The symptoms disappear from the axial part to the appendicular part of the body. जो बॉडी का एक्सियल पार्ट है यानी कि जो बॉडी जो हमारी है एनाटॉमी के अकॉर्डिंग, उसमें आपने देखा है कि एक्सियल पार्ट कौन सा है, एपेंडिकुलर कौन सा। तो एक्सियल पार्ट से एपेंडिकुलर की तरफ सारे सिम्टम्स डिसअपियर होना स्टार्ट होंगे। If such thing is observed, it indicates that the selected remedy is homeopathic and also acting curatively. तो जो हमने होम्योपैथिकली रेमेडी सिलेक्ट की है वो क्यूरेटिवली एक्ट कर रही है, इसका मतलब यही है। For example, if a patient is suffering with polyarthritis, is given a curative remedy, the joints that are close to the trunk, that is proximal part, will be better first, and then the joints away from the body, that is distal parts. Moreover, the joints of the upper limb will be freed first, then the joints of the lower limb. The logic behind this explanation is that usually the upper quadrant of the human body contains the important organ that are vital to life. जो इस पॉइंट के पीछे का लॉजिक है वो सिर्फ इतना है इस एक्सप्लेनेशन का कि जो अपर क्वाड्रेंट है ह्यूमन बॉडी का, वहाँ पर मोस्टली मेजरली जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है वो आते हैं, तो जो हमारी लाइफ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैंस द क्यूरेटिव रेमेडी फ्रीज द वाइटल पार्ट फर्स्ट। और इसीलिए जो क्यूरेटिव रेमेडी होती है वो सबसे पहले वाइटल पार्ट को फ्री करती है एंड देन प्रोसीड्स टू द अदर पार्ट। नाउ सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स. According to homeopathic philosophy, the disease process first starts in the internal man, that is vital force.
होम्योपैथी फिलोसॉफी में हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमारा वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होता है और फिर उसी के मैनिफेस्टेशंस के रूप में सिम्टम्स आते हैं. Then the disease is reflected on the outer man, that is, anatomical organs. In short, the derangement always starts in the vital force. Symptoms of the disease are the outwardly reflected picture of the internally deranged vital force. और symptoms जो है वो भी outwardly reflected picture है जो हमारा vital force internally deranged हुआ है उसकी. The curative process is the nature in the nature is from center to periphery. इसीलिए जो क्यूरेटिव प्रोसेस है हमारी नेचर की वो भी हमेशा सबसे पहले वाइटल फोर्स को ठीक करती है और फिर बाहर की जो मैनिफेस्टेशन है उसको क्लियर करेगी. तो जो क्यूरेटिव प्रोसेस है वो भी सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होगी. The homeopathic remedy always first eases the inner vital organs and then proceeds to the outer part of the body. और इसीलिए जो होम्योपैथिक रेमेडी है वो सबसे पहले जो अंदर के वाइटल ऑर्गन्स हैं उसको प्रोसीड करके उसको ठीक करेगी एंड देन प्रोसीड्स टू द आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी. In selecting the homeopathic remedy, Kant's general symptoms, that is symptoms of the man, are given more importance than the particular symptoms. तो जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो कैंट्स के जनरल सिम्टम है वहीं हैनेमन सर के अनकॉमन पिक्यूलर सिम्टम्स हैं. तो कैंट सर ने उन्होंने जनरल सिम्टम्स बोला है इसलिए सिम्टम्स ऑफ द मैन उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है कंपेयर टू द पर्टिकुलर सिम्टम्स. मतलब कि जो पार्ट्स के जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स. Once the curative process of the remedy starts, the general symptoms improve first and then particulars. एक बार अगर curative process start हो गई तो जो general symptoms है वो सबसे पहले improve होंगे और फिर particular. This is the reason why after the administration of the remedy, the patient feels better in his inner self. और इसीलिए रेमेडी के अप्लाई करने के बाद पेशेंट को बाहर के सिम्टम्स कभी चाहते भी नहीं है लेकिन फिर भी पहले इनर वेलबींग की बेटर फीलिंग है वो पेशेंट को पहले आ जाती है इन स्पाइट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डिसीज इन द फिजिकल पार्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, इफ अ पेशेंट विद द कंप्लेंट्स ऑफ बोथ रेस्पिरेटरी एज वेल एज स्किन डिसऑर्डर रिसीव्स अ होम्योपैथिक रेमेडी, द रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स disappear first and then the skin disorder disappears. This is because the curative process is starting from the inner respiratory organ to the outer skin. Second, in the cases of rheumatic fever, joints are affected first and then it processes to the heart. In cases when a remedy is administered, it cures the cardiac symptoms first and finally the joint problems. This is because the curative process is starting from the innermost organ heart to the outer joint. यहाँ पर हमारा रिविजन फर्स्ट 2 पॉइंट्स का कंप्लीट होता है. एग्जाम्पल्स हमने देख लिए दोनों की जो हमने डिस्कस किया उसके. अब है थर्ड पॉइंट, फ्रॉम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन. एट द एंड हमें चारों पॉइंट की समरी देखेंगे जो एक ही चीज़ को दर्शाती है. लेकिन सबसे पहले रिवाइज कंप्लीट कर लेते हैं थर्ड फोर्थ पॉइंट को. द क्यूरेटिव प्रोसेस इज ऑपोजिट टू द डिसीज प्रोसेस. जो क्यूरेटिव प्रोसेस है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट होती है डिसीज प्रोसेस से. सबसे पहले डिसीज है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, बाहर से स्टार्ट होगा, धीरे धीरे डीपर लेवल पे जाएगा. लेकिन क्यूरेटिव प्रोसेस है वो डीपर लेवल से स्टार्ट होगी और फिर बाहर की तरफ एक्ट करेगी. द डिसीज प्रोसेस फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन. जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो डिसीज है वो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ जाता है. Whereas the curative process is always from more important organ to less important organ. जबकि जो क्यूरेटिव प्रोसेस है वो हमेशा मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन से लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन की तरफ जाती है. एज ऑलरेडी डिस्कस्ड अबो, द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आर लाइंग डीप टू द बॉडी एंड लेस इम्पॉर्टेंट इन द आउटर पार्ट. जैसा कि हमने अबो डिस्कस किया, पहले के पॉइंट्स में डिस्कस किया, जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है वो बॉडी में डीपली लाई करते हैं और लेस इम्पॉर्टेंट है वो आउटर पार्ट्स में. तो बॉडी हमेशा वाइटल पार्ट को, डीपर पार्ट को ठीक करेगी. In this context, the importance of particular organ is determined by its role in retaining the life to the patient. अब जब भी हम ऑर्गन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो कोई भी ऑर्गन हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कैसे पता चलेगा? जितना ज़्यादा वो हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइफ उसके फंक्शंस हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है. सपोज़ कि अगर हार्ट को गायब कर दे तो लाइफ रहेगी? नहीं रहेगी. ब्रेन, तो ये सारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो यही बताया है लास्ट पॉइंट में कि जो इम्पोर्टेंस है कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन की वो डिटरमाइन होती है उसका रोल क्या है उस पेशेंट को ज़िंदा रखने में. तो एग्जाम्पल, फर्स्ट, a patient with the complaint of both respiratory as well as skin disorder, when receives a homeopathic remedy, the respiratory complaint disappear first and then skin disorder disappear later. This is because the curative process is starting from the more important organ to the less important organ, skin.
तो ये पॉइंट हमने अभी फ्रॉम विद इन आउटवर्ड में भी डिस्कस किया कि जो डीप लेवल पे हमारे वाइटल ऑर्गन्स है वो होते हैं। वैसे ही अगर किसी पेशेंट है कोई पेशेंट है वो रेस्पिरेटरी और स्किन कंप्लेंट दोनों के साथ आ रहा है और हमने होम्योपैथिकली उसको सिमिलम रेमेडी दी, तो सबसे पहले जो सिम्टम्स इम्प्रूव होंगे, जो इसकी कंप्लेंट ठीक होगी वो है रेस्पिरेटरी कंप्लेंट, और फिर उसकी स्किन कंप्लेंट्स ठीक होंगी, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी पार्ट है हमारी बॉडी का वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लंग्स है वो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में आते हैं, वाइटल ऑर्गन्स में आते हैं, तो उसीलिए सबसे पहले क्यूरेटिव प्रोसेस उसको ठीक करेगी और फिर लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन स्किन को ठीक करेगी। Second, in the case of rheumatic fever, when a remedy is administered, it cures the cardiac symptoms first and finally the joint problems. अब rheumatic fever जो हमने उसमें भी सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस किया फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स में, ये वही पॉइंट है, लेकिन उसमें क्या बताया कि जो र्यूमेटिक उसमें र्यूमेटिक आर्थराइटिस था, इसमें र्यूमेटिक फीवर है। सो कभी भी जब हम रेमेडी एडमिनिस्टर करेंगे तो जो कार्डियक सिम्टम्स है वो फर्स्टली क्योर होंगे और फिर जॉइंट प्रॉब्लम्स क्योर होंगी। दिस इज बिकॉज द क्यूरेटिव प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन जॉइंट्स। तो इसीलिए यहाँ पर जॉइंट्स और हार्ट की बात करें तो हार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्यूरेटिव प्रोसेस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट को सबसे पहले, जो हार्ट के रिलेटेड सिम्टम्स है कार्डियक सिम्टम्स, उसको पहले ठीक करेंगी और फिर जॉइंट्स को, क्योंकि जॉइंट्स कंपैरेटिवली लेस इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं, अगर जॉइंट्स और स्किन को ले लो तो जॉइंट्स वाली कंप्लेंट पहले सोल्व होगी और फिर स्किन वाली। तो मतलब कंपेरेटिव केस में देखा जाएगा कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन ज़्यादा वाइटल है। In both the cases, the importance of the organ is in maintaining the life and vitality played a major role. तो ये दोनों केसेस में हमने देखा कि जो ऑर्गन की इम्पोर्टेंस है जो लाइफ को और वाइटलिटी को मेंटेन करने में, वही मेजर रोल यहाँ पर प्ले करती है क्यूरेटिव प्रोसेस में, क्योंकि उस पर ही डिपेंड करता है कि कौन से सिम्टम्स पहले डिसअपियर होंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन के हैं वो सबसे पहले डिसअपियर होंगे और फिर लेस इंपॉर्टेंट के। फोर्थ पॉइंट, इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स। ये तो पूरा हमें इससे ही समझ आता है कि जिस ऑर्डर में सिम्टम्स अपीयर हुए हैं, इसीलिए सिम्टम्स को हमें क्रोनोलॉजिकली लिखना होता है और हमें पता चले ताकि कि कौन सी कंप्लेन के बाद कौन सी कंप्लेन आई थी और क्या इस वे में क्योर हो रहा है। तो इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, दिस प्रोसेस इज़ वेरी ट्रू इन केस ऑफ क्रॉनिक डिसीज। ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रू है क्रॉनिक डिसीज के केस में। द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट रिवील्स द लिस्ट ऑफ डिसीज द पेशेंट हैड सफर्ड विद इन हिज लाइफ। जो उसकी पास्ट हिस्ट्री होती है उसमें पेशेंट रिवील करता है लिस्ट ऑफ डिसीज, जिससे पता चलता है कि वो पेशेंट ने पास्ट में कौन कौन से डिसीज से सफ़र किया था। ड्यूरिंग द केस टेकिंग द फिजिशियन अरेंज दिस डिसीज इन द ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस, दैट इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसीलिए केस टेकिंग के दौरान जो फिजिशियन है वो ये सारे डिसीज को अरेंज करता है इन द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि सबसे पहले क्या हुआ था और अभी लेटेस्ट में कौन सी चीज़ें उसको तकलीफ दे रही है। If such cases is given a curative remedy, we can observe the reverse order of appearance of symptoms. अगर ऐसे केसेस में क्यूरेटिव रेमेडी को एडमिनिस्टर करें तो हम देखेंगे कि जो सिम्टम्स है वो रिवर्स ऑर्डर में डिसअपियर होना चालू करेंगे। दैट मीन्स द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज दैट अपियर फर्स्ट इन द पेशेंट्स लाइफ विल बी द लास्ट वन टू डिसअपियर। इसका मतलब है कि जो सिम्टम्स जो पेशेंट को सबसे पहले आया था, सपोज कि कोई पेशेंट है बिग पेन के साथ आता है, उसके बाद उसको लेग में पेन स्टार्ट हुआ है और सपोज कि कंपेरेटिव डायग्नोसिस शियाटिका निकलता है, तो सबसे पहले उसके जो सिम्टम्स हैं वो लेग से रिलेटेड जो उसको सिम्टम्स है, जो पेन है वो पहले डिसअपियर होगा, क्योंकि वो लास्ट आने वाले सिम्टम्स है। फिर बैक के रिलेटेड तो इस ऐसे होंगे। फिर एग्जांपल यहाँ पर भी देखेंगे। तो इसका मतलब जो सिम्टम्स है डिसीज़ के, जो सबसे पहला सिम्टम था पेशेंट की लाइफ का, वो सबसे लास्ट में डिसअपियर होगा। दो सिम्टम्स ऑफ द डिसीज दैट अपीयर्ड लास्ट दैट इज रिसेंटली विल बी द फर्स्ट टू डिसअपियर। और इसीलिए जो सिम्टम्स है उसमें जो लास्ट सिम्टम होगा वो सबसे पहले रिसेंट में डिसअपियर हो जाएगा। द पेशेंट्स हिस्ट्री रिवील्स दैट ही इज सफरिंग विथ ऊजिंग ईची स्किन एरप्शन सिंस 20 ईयर्स। पेशेंट की हिस्ट्री है कि उसको कोई स्किन एरप्शन है जिसमें ऊजिंग हो रही है और ईची टाइप ऑफ एरप्शन है फ्रॉम 20 ईयर्स।
कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लीडिंग हेमरॉइड्स सिंस 5 years। जो कॉन्स्टिपेशन है और ब्लीडिंग हेमरॉइड्स है वो लास्ट 5 years से है। एंड ब्रोंकियल अस्थमा विद ड्राई कफ एंड ब्रीथलेसनेस सिंस 2 years। जो ब्रोंकियल अस्थमा है वो विथ ड्राई कफ एंड ब्रीथलेसनेस 2 साल से है। इफ़ टू सच केस सिमिलिमम रेमेडी इज एडमिनिस्टर्ड, अगर ऐसे केस में सिमिलिमम रेमेडी को एडमिनिस्टर किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को एडमिनिस्टर किया जाए, इट विल रिमूव द सिम्टम्स ऑफ द ब्रोंकियल अस्थमा फर्स्ट। तो सबसे पहले जो ठीक होने वाली चीज़ होंगी वो है ब्रोंकियल अस्थमा, देन द सिम्टम्स ऑफ हेमरॉइड्स एंड फाइनली द सिम्टम्स ऑफ स्किन eruptions। और लास्ट में फाइनली जो स्किन eruptions का सिम्टम है वो डिसअपियर होंगे। This process is important indication that the administered remedy is not only homeopathic to the case but also the curing patient in a rapid, gentle and permanent manner। ये प्रोसेस से हमें पता चलता है कि इम्पॉर्टेंट इंडिकेशंस क्या है कभी भी रेमेडी को एडमिनिस्टर करने के बाद होम्योपैथिक केस में हमें कैसे देखना है कि पेशेंट है वो रैपिड वे में, जेंटल वे में, परमानेंट मैनर में क्योर हो रहा है कि नहीं। Experience suggests that after the administration of the curative remedy, some old symptoms which were suppressed in past may reappear। और ऐसी हिस्ट्री रही है कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो सप्रेस की गई है पास्ट में वो भी उस पेशेंट में रीअपियर हो। दिस हैपन्स इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, और ये ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस है। दिस इज़ अ गुड इंडिकेशन, और ऑल्दो ये गुड इंडिकेशन होता है क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में क्योर हो रहा है तो जो सिम्टम सप्रेस हुए थे वो भी रीअपियर होंगे, लेकिन उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी और पेशेंट को इनर वेल बीइंग का सेंस होगा, तो इसीलिए वो रेमेडी कंटिन्यू करेगा। दिस इज़ द गुड इंडिकेशन एंड इंडिकेट्स द रेमेडी इज क्योरिंग द केस। और ये गुड इंडिकेशन है और इसका मतलब है कि रेमेडी है वो केस को क्योर कर रही है। Summary: These 4 steps explained here have to be interpreted in a single unit. After the remedy was administered, if the symptoms are following the law of direction of cure, the physician can be sure of cure। इसका मतलब यही है समरी में कि अगर किसी भी सिमिलिमम रेमेडी को एडमिनिस्टर करने के बाद आपको इस वे में सिम्टम्स का डिसअपियरेंस दिखता है ये 4 स्टेप्स में, तो आप श्योर हो कि वो क्यूरेटिव वे में वो उसका जो चेंजेस है वो आ रहे हैं, जल्दी ही उसको क्योर मिल जाएगा। इट हेल्प्स इन द प्रिडिक्टिंग द प्रोग्नोसिस ऑफ द केस, और ये डायरेक्शन ऑफ क्योर का जो लॉ है वो हमें हेल्प करता है कि केस की प्रोग्नोसिस कैसे करनी है वगैरह वगैरह। एज सुन एज द सिम्टम्स स्टार्ट फॉलोइंग द हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, फर्दर रिपीटिशन ऑफ द मेडिसिन हैज़ टू बी स्टॉप्ड। और ऐसा भी माना गया है, बताया गया है कि जैसे ही आपको हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स डिसअपियर होना मतलब दिख जाए कि सिम्टम्स है वो हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको उस रेमेडी का फर्दर रिपीटेशन स्टॉप कर देना है, क्योंकि हमारी जो मेडिसिन है वो इनर वे पे एक्ट करती है, और अगर एक बार सिम्टम्स डिसअपियर होना चालू हो गए तो फिर आपको स्टॉप कर देना है रेमेडी को। फिर जब ऐसा लगे कि फिर से प्रोसेस रुक गई है तो यू हैव टू गिव द मेडिसिन। एनी सब्सटेंस दैट डिस्टर्ब द एक्शन ऑफ रेमेडी हैज़ टू बी विड्रॉड इमीडिएटली। और कोई भी सब्सटेंस अगर इस एक्शन ऑफ द रेमेडी को डिस्टर्ब करता है तो उसको तुरंत विड्रॉ कर लेना है। दस हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर कैन बी कॉल्ड द गाइड टू द फिजिशियन इन द पाथ ऑफ हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। और इसीलिए हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को हमारे लिए हमारे फिजिशियंस के लिए एक गाइड के रूप में देखा जाता है, जो हाईएस्ट लॉ ऑफ क्योर, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर को अचीव करने में हमें गाइड करता है, हमारी हेल्प करता है। यहाँ पर हमारे 4 पॉइंट्स, उसकी समरी हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर इन अ कंप्लीट वे कंप्लीट होता है। इसकी नोट्स की वीडियोस भी जल्द ही आ जाएंगी, और थर्ड एफोरिज्म इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि आप थर्ड एफोरिज्म नोट्स से करना चाहते हो तो नोट्स वाली वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, यू कैन गो एंड चेक थ्रू दैट। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कवर अप करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे थर्ड एफोरिज्म। सो तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section, और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना। Stay tuned, take care, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।